नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके। पिछले कुछ महीनों से रेगुलर बेसिस पर तेजस की एक्सपोर्ट के लेके कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। अब इनमें से मलेशिया, फिलीपीन जैसे देशों को तो तेजस की एक्सपोर्ट करने के चांसेस पहले से ही थोड़े बहुत बने हुए थे, लेकिन बीच में अर्जेंटीना को भी तेजस को ऑफर करने की बात सामने आई थी। अब इस टेंडर को इतनी सीरियसली नहीं लिया जा रहा था क्योंकि तेजस में जो इजेक्शन सीट मौजूद है, इसका रीफिलिंग प्रॉप मौजूद है या रेडोम सेक्शन मौजूद है, ये सभी सिस्टम यूके बेस्ड कंपनीज की तरफ से भारत को सप्लाई किए जाते हैं और अर्जेंटीना और यूके के बीच वैसा रिश्ता जैसा मेरा और मेरे एक्स के बीच है। तो इस वजह से लगता था कि शायद भारत अर्जेंटीना के टेंडर में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और इसमें JF-17 को प्रेफरेंस दिया जाएगा। भले ही इसमें भी यूके ओरिजिन इजेक्शन सीट का इस्तेमाल होता है, लेकिन बदले में चाइना की तरफ से इसकी एक डोमेस्टिक सीट वेरिएंट को अर्जेंटीना को ऑफर करने की बात की गई थी। इसके बाद अर्जेंटीना की तरफ से JF-17 को इवेल्युएट करने के लिए एक टीम को चाइना भेजा गया था, जहां पर जाने के बाद अर्जेंटीना की टीम इसकी परफॉर्मेंस को लेकर इतना खुश नहीं था। अब ये बात सोचने वाली है कि अगर ये हरी चटनी पाकिस्तान का इंडिजिनस फाइटर जेट है, तो इसको जो खरीदने के लिए जाते हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के चाइना के पास क्यों चले जाते हैं। ये बात सुनकर कुछ लोगों को दुख जरूर हो सकता है। जिनको समझना होगा वो तो समझ जाएंगे, लेकिन बाकी लोग उर्दू में टाइटल वाले वीडियो देख के खुश हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपका दुख खत्म नहीं होने वाला है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, क्योंकि अर्जेंटीना की तरफ से जब JF-17 को इवेल्युएट किया गया तो और इसमें चाइना की तरफ से यूके ओरिजिन पार्ट को अपनी सिस्टम से यानी कि होममेड सिस्टम से रिप्लेस करके उनको ऑफर किया गया, तब भी अर्जेंटीना चाइनीज मेड आइटम्स की क्वालिटी को लेकर खुश नहीं था और इसमें इस्तेमाल होने वाली RD-93 सीरीज के इंजन भी अर्जेंटीना के लिए एक चिंता की बात थी, क्योंकि रशियन ओरिजिन इंजन होने की वजह से और इसकी परफॉर्मेंस इशू की वजह से वो इसको एक्वायर करना नहीं चाहते हैं। अब इससे साफ होता है कि इसमें JF-17 जो है वो अर्जेंटीना की हिट लिस्ट में नहीं आने वाला है, जिसके बाद HAL के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है, जिसमें अगर भारत तेजस की यूके ओरिजिन पार्ट्स को अपने इंडिजिनस सिस्टम से या किसी ऐसे सिस्टम से रिप्लेस करता है जिसको हम अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो इस कंडीशन में भारत के पास तेजस के एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करने का मौका बन सकता है। अभी जल्दी अर्जेंटीना की टीम भारत के गश्त पर भी आने वाली, जो कि तेजस को इवेल्युएट करने वाले हैं और ऑफिशियली पिछले हफ्ते ही HAL की तरफ से तेजस को अर्जेंटीना को ऑफर कर दिया गया है। अगला अपडेट एरो इंजन्स को लेके, और अभी जैसे कि आप सब जानते होंगे कि भारत की तरफ से फाइनली अपनी एरो इंजन प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एक रोड मैप को बनाया जा चुका है, जिसमें GTRA और सफरान के बीच एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म करने का प्लान किया गया था, जिसमें सफरान की तरफ से भारत को इंजन की कोर टेक्नोलॉजी को ऑफर किया जाएगा और इसमें इंजन का जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा उसको भारत के साथ शेयर किया जाएगा और GTRA की तरफ से इस इंजन की आफ्टर बर्नर सेक्शन को डेवलप किया जाएगा। अब इसमें सेम इंजन को बेस करके आगे चल के 4 से 6 डेरिवेटिव वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसको हम आगे चल के हमारे फाइटर जेट्स के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि एक एरो इंजन को डेवलप करने के बाद इसकी सभी टेस्ट को कंप्लीट करने में कम से कम 7 से 10 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन हमको ये इंजन जल्दी चाहिए। तो इस वजह से DRDO की तरफ से हमारे देश की अलग अलग लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर एक कंसोर्टियम को फॉर्म करने का फैसला किया गया। अभी जो कंसोर्टियम होने वाली है, इसको आगे चल के हमारे MCA, UCAV और एरो इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब एरो इंजन कंसोर्टियम को फॉर्म करने का एक और मेजर कारण ये भी है कि हमें अभी हमारे इंजन को टेस्ट करने के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और हमारे इंजन को डेवलप करने के बाद इसको रशिया भेजा जाता है, जहां पर इसके अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और इसमें काफी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन जो कंसोर्टियम होगा उसकी मदद से इंजन को भारत में ही टेस्ट किया जाएगा और सभी फैसिलिटी को भारत में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा और जो टेस्ट हमें करने के लिए पहले 2 साल का टाइम लग जाता था, उसको हम 2 से 4 महीने के अंदर भारत में ही कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी किसी एक कंपनी की तरफ से अगर इस फैसिलिटी को बनाने की बात की जाए तो हो सकता है उसको कॉस्टली पड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक कंसोर्टियम की बात करें तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए आसान होने वाला है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होने वाला है उसको अलग अलग कंपनीज के बीच और गवर्नमेंट के बीच डिवाइड किया जा सकेगा। वैसे अभी आगे चल के हम हमारी इंडिजिनस एरो इंजन की 1000 से भी ज्यादा यूनिट्स को ऑर्डर करने वाले हैं और इसकी ऑर्डर को देखते हुए इसके डेवलपमेंट को तेज
करने के अलावा इसकी प्रोडक्शन को भी तेज करने में और बाद में इसकी सर्विस और मेंटेनेंस फैसिलिटी को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है। और आगे चल के इसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हमको मिलने की उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान हम जिस स्टैंडर्ड के इंजन को बना रहे हैं और डेवलप करने की कोशिश करें, इस स्टैंडर्ड के इंजन फिलहाल मार्केट में मौजूद नहीं है, जो कि सभी मीडियम वेट कैटेगरी की फाइटर के लिए एक आइडियल इंजन होने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, और अभी हम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारत का पहला इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था और आज तक इसकी परफॉर्मेंस को काफी हद तक बेहतर पाया गया है। इनको फिलहाल इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी फर्दर वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन साथ ही अभी इसे अलग अलग देशों को भी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि किसी डिफेंस इक्विपमेंट को सब्जी की तरह हर किसी को बेच नहीं सकते हैं और इसके लिए कई डिप्लोमेटिक डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि हर कोई हमारा मित्र राष्ट्र नहीं होता है जो कि हमसे खरीदने के बाद इनका इस्तेमाल हमारे ऊपर भी कर सकते हैं। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी हमको कई मुद्दों के ऊपर ध्यान रखने पड़ते हैं और हमारे फ्रेंडली कंट्रीज की जो एनिमी नेशंस होते हैं उनको भी इनको सप्लाई नहीं किया जाता है, और अगर करते हैं तो भी इसके पीछे हाई लेवल के डिस्कशन वगैरह किया जाता है और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दी जाती है, तब जाके इनको आगे चल के किसी देश को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी फिलहाल उनको आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को 9 अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया गया, जिसमें से 5 से 6 कंट्री ऐसे हैं जो कि अभी इस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 सालों में उनको आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए फॉर्मल ऑर्डर मिलने वाला है, जो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर होने वाली है। और इसके अलावा भारत डायनामिक लिमिटेड का यह भी कहना है कि जो 5 से 6 कंट्री अभी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, उनमें से कुछ कंट्री जो है वो इसको लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी को भी हासिल करना चाहते हैं और इस बात को लेकर अभी नेगोशिएशन किया जा रहा है। इसके बाद भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अभी अपनी अमोगा 2 मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि एक नई मिसाइल है, और हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफर करना शुरू किया जा रहा है। इसी के साथ ही एक छोटी सी अपडेट QRSAM के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे और कल मैंने आप सभी को बताया था कि उड़ीसा तट से कल QRSAM का एक टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, जो कि काफी सफल रहा था, जिसमें इसको फाइनल प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन के साथ टेस्ट किया गया था। और अभी बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के रिजल्ट को देखने के बाद और समराइज करने के बाद अभी फॉर्मली इसको इंडक्शन के लिए क्लियर कर दिया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सब ने पिछले 2 सालों से देखा होगा भारत और चाइना के बीच लद्दाख में फेसअप चल रहा है और दोनों की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉयमेंट करके रखा गया। अब मोस्टली 10 से 11 बार बॉर्डर मीटिंग करने के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉइंट से दोनों तरफ से अपनी अपनी ट्रूप्स को पीछे हटा लिया गया था। लेकिन हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर 2 ऐसे सेक्टर थे जहां पर चाइना आज तक पीछे हटने के लिए राजी नहीं हो रहा था और भले इन दोनों लोकेशन से डिसएंगेजमेंट करने के लिए कितने भी बार बॉर्डर मीटिंग किया गया, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था और चाइना की तरफ से अपनी ट्रूप्स को पीछे लेने के लिए इनकार कर दिया गया था। बदले में भारत की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपनी ट्रूप्स की स्ट्रेंथ को कम नहीं किया गया था। पर आज PTI की तरफ से बताया जा रहा है कि फाइनली भारत और चाइना के बीच टफ नेगोशिएशन करने के बाद चाइना की तरफ से अभी अचानक से पीछे हटने का फैसला किया गया और हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर यानी कि पेट्रोल पॉइंट 15 तक की सभी एरिया से अभी चाइना की तरफ से अपनी ट्रूप्स को पीछे हटाने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए कल भारत और चाइना के बीच एक बॉर्डर मीटिंग को अरेंज किया गया था, जो कि भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फेसअप होने के बाद 16th राउंड का बॉर्डर मीटिंग था और इसके बाद दोनों की तरफ से अपनी ट्रूप्स को पीछे हटाने का फैसला किया गया। अब इनिशियली पेट्रोल पॉइंट 15 के एंगेजमेंट को शुरू कर दिया गया है। अभी तक इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर कोई भी ऑफिशियल डिटेल शेयर नहीं किया गया है, पर उम्मीद है कि इस बार भी कोई बफर जोन को वहां पे क्रिएट किया गया होगा ताकि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर एससीओ समिट होने वाली है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है। तो इस वजह से चाइना अपनी ट्रूप्स को पीछे हटा रहा है ताकि पॉलिटिकल लेवल में अपनी इमेज को बचा सके। लेकिन फिलहाल इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया कि आखिर किस कंडीशन में चाइना और भारत की तरफ से अपनी ट्रूप्स को पीछे हटाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।